आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। ये नाम सुनते ही गर्व महसूस होता है ना, पर इस शान के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी जुड़ा हुआ है कि आखिर इसे बनाने में पूरे 13 साल क्यों लगे। क्या ये वाकई में एक देरी थी या फिर एक बहुत सोचा समझा निवेश? चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, 45,000 टन, मतलब एक पूरा का पूरा शहर जो समंदर पर तैर रहा हो। देखिए, आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग की ताकत और आत्मनिर्भर बनने के जुनून का एक जीता जागता सबूत है। और फिर आया साल 2022, जब इसे ऑफिशियली भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाया गया, और बस उसी एक पल ने भारत को दुनिया के उस खास क्लब में एंट्री दिला दी जिसमें सिर्फ वही देश हैं जो खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल फिर से सामने आ जाता है, भाई अगर ये इतनी बड़ी कामयाबी थी तो फिर इस जहाज को बनाने में 13 साल कैसे लग गए? और ये सवाल सिर्फ हमारा या आपका नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका इस्तेमाल अक्सर सियासी बहसों में होता है। तो चलिए आज इस सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं और इसका जवाब देखिए राजनीति में नहीं मिलने वाला। जवाब छिपा है उन बड़ी बड़ी टेक्निकल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस में जिनका सामना भारत बिल्कुल पहली बार कर रहा था। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कितनी बड़ी बात है। जरा इन देशों की लिस्ट देखिए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके और अब भारत। बस दुनिया में सिर्फ यही वो देश हैं जो ये कमाल कर सकते हैं, मतलब अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद डिजाइन करना और फिर उसे बनाना। और भारत अब इसी एलीट लिस्ट का हिस्सा है। तो विक्रांत के इस लंबे सफर की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी अड़चन से, और वो थी स्टील। जी हाँ, जहाज का ढांचा बनाने वाला स्टील। और बात यह है कि ये प्रॉब्लम जहाज का एक भी पुर्जा बनने से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो हुआ ये कि शुरुआत में प्लान था रूस से एक खास किस्म का वॉरशिप ग्रेड स्टील खरीदने का, सब कुछ तय था। लेकिन 2005 में अचानक रूस ने हाथ पीछे खींच लिए। अब सोचिए ये कितना बड़ा झटका था, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही रुक गया। पर यहीं से कहानी पलटती है। भारत ने हार नहीं मानी, डीआरडीओ और सेल इन दोनों ने मिलकर ये चुनौती उठाई और देश में ही एक नया, पहले से भी बेहतर स्टील बना डाला, DMR 249A। हाँ, इस काम में 2-3 साल लग गए, पर इस एक इनोवेशन ने भारत को आने वाले वक्त के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर बना दिया। ठीक है, तो स्टील की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब सामने खड़ी थी एक और, शायद उससे भी बड़ी चुनौती। वो ये कि भारत ने इससे पहले कभी भी इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स जहाज बनाया ही नहीं था। खासतौर पर कोचीन शिपयार्ड के लिए ये एक बिल्कुल ही नया मैदान था। इस फर्क को ऐसे समझते हैं, एक नॉर्मल जहाज बनाना एक सेट प्रोसेस है, सब पता होता है कि क्या कैसे करना है। लेकिन पहली बार एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का मतलब था सब कुछ जीरो से सीखना। नई भारी भरकम क्रेनें लगानी पड़ी, बनाने के नए तरीके सीखने पड़े, और तो और नेवी के डिजाइनर्स को काम के बीच में ही सैकड़ों बदलाव करने पड़े। ये पूरी तरह से एक करके देखो और सीखो वाला प्रोसेस था, तो इसमें टाइम लगना तो लाजमी था। अब आते हैं सप्लाई चेन की पहेली पर। देखिए, विक्रांत को स्वदेशी कहा जाता है और सही भी है, क्योंकि इसका डिजाइन हमारा है, 76% से ज्यादा सामान भारत का है। लेकिन कुछ बहुत जरूरी हिस्से या तो बाहर से आने थे या फिर भारत में पहली बार बन रहे थे, और बस यहीं पर नई मुश्किलें पैदा हो गईं। इसके 2 बड़े उदाहरण देखते हैं। पहला था गियर बॉक्स, मतलब जहाज के विशाल इंजन का सबसे अहम हिस्सा। इसे बनाने का काम एक भारतीय कंपनी को मिला, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इंजन रूम का काम महीनों तक ठप पड़ा रहा। दूसरा, एविएशन कॉम्प्लेक्स। ये वो सिस्टम है जिससे फाइटर जेट्स जहाज से उड़ते और उतरते हैं। ये रूस से आना था, लेकिन उनकी तरफ से डिलीवरी में बार देर होती रही। और जब ऐसे मेन हिस्से ही टाइम पर नहीं आएंगे तो जाहिर है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो अब हम कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर आ गए हैं, वो मोड़ जहां उस आम सोच को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जहाज तो बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था। क्या ये सच में सिर्फ एक देरी थी या कहानी कुछ और ही है? साल 2013, शायद वो तस्वीरें कई लोगों को याद होंगी, जब विक्रांत को बड़े तामझाम के साथ पानी में लॉन्च किया गया था।
टीवी पर, अखबारों में हर जगह उसकी तस्वीरें थीं और उन्हें देखकर ऐसा ही लगा था कि भाई जहाज तो बस लगभग तैयार है, अब कुछ ही टाइम में ये नौसेना का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। 2013 में जो लॉन्च हुआ, उस वक्त विक्रांत सिर्फ 30% पूरा था, सिर्फ 30%। वो बस एक खोखला ढांचा था। उसे पानी में इसलिए उतारा गया ताकि शिपयार्ड की जगह, जिसे ड्राई डॉक कहते हैं, वो दूसरे जहाजों के लिए खाली हो सके। असल और सबसे मुश्किल काम, जैसे कि इंजन लगाना, हथियार फिट करना, हजारों किलोमीटर लंबे तार बिछाना, वो सब तो इसके बाद ही शुरू हुआ। और यहीं पर पूरी कहानी का नजरिया ही बदल जाता है। विक्रांत को बनाने में जो इतना लंबा वक्त लगा, वो कोई गलती या कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो उस बड़े लक्ष्य को पाने का एक जरूरी हिस्सा था जो भारत हासिल करना चाहता था। और वो लक्ष्य था सच्ची आत्मनिर्भरता। ये जो पूरी टाइमलाइन है, ये साफ दिखाती है कि ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन थी जो दशकों तक चली। देखिए, 2009 में ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2022 में ये कमीशन हुआ। ये जो 13 साल का समय है ना, ये दुनिया भर में किसी भी देश के लिए अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का एक नॉर्मल बेंचमार्क माना जाता है, खासतौर पर तब जब आप टेक्नोलॉजी को जीरो से बना रहे हों। तो आखिर में आईएनएस विक्रांत की कहानी देरी की है ही नहीं, ये कहानी है भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस यानी सामरिक आजादी में किए गए एक बहुत बड़े निवेश की। देखिए, भारत चाहता तो विदेश से बना बनाया जहाज खरीद सकता था, शायद वो जल्दी भी आ जाता, लेकिन भारत ने खरीदने के बजाय बनाने का मुश्किल रास्ता चुना। और ये एक ऐसा फैसला था, एक ऐसा निवेश था जो ये पक्का करता है कि भविष्य में भारत को ऐसे किसी काम के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।